बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें। ये खबर अच्छी नहीं है क्योंकि गंगोत्री धाम से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर मात्र 34 सेकंड में एक गांव गर्द और मलबे में तब्दील हो गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बहुत भयानक आपदा आई है। धराली इलाके में बादल फटने से पूरा खीरगढ़ गांव बह गया है। आप कल्पना कीजिए कि एक पूरा का पूरा गांव बह गया है। हादसा आज ही करीब 1:45 बजे के आसपास हुआ है। बादल फटने के बाद हुई घटना की तस्वीरें इतनी भयानक है कि देखकर ही दिल दहल जाए। पानी जैसे जानलेवा सैलाब बनकर एक पूरे गांव पर टूट पड़ा। पहाड़ी से 30-40 फीट ऊंचाई वाली उफनती लहर पूरे गांव को अपनी चपेट में लेती हुई लाइव नजर आ रही है। इस लहर में सिर्फ पानी नहीं, पहाड़ों से चट्टानें थी, मलबा था, हजारों टन मलबा जिसके नीचे और उतरता हुआ सब कुछ दिख रहा है, गांवों पर बरसता हुआ। सैलाब गुजरने के बाद जो गुबार नजर आ रहा है वो उस इलाके में ध्वस्त हुए मकानों का उठा हुआ गुबार है। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी मिलने के 10 मिनट के भीतर ही वहां पर सेना पहुंची, क्योंकि हर्षिल में सेना की टुकड़ी मौजूद रहती है जो लगभग 4 किलोमीटर दूर है। सेना के 150 जवानों ने राहत कार्य वहां पर संभाल लिया है। 20 लोगों को जवानों ने मलबे से बाहर भी निकाला है, जो अभी तक की जानकारी आ रही है। 150 जवान मोर्चे पर जुट गए हैं क्योंकि ये रेस अगेंस्ट टाइम है। समझिए शाम का 5 बजे, यानी पहाड़ी इलाकों में तो और भी जल्दी अंधेरा होने लगता है। और कोशिश ये होगी कि आसपास की जगहों पर जहां पर भी कोई अगर फंसा हुआ है तो उसको किसी तरह से सुरक्षित निकाला जा सके, क्योंकि रात निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर कहीं पर कोई फंसा हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं उस इलाके में ध्वस्त हुए मकानों से उठे गुबार की तस्वीरें। उत्तरकाशी के जिस धराली में आपदा आई है, देहरादून से 218 किलोमीटर की दूरी पर है। बादल फटने के बाद धराली बाजार का भी पूरा इलाका तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। हादसे के बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सब राहत के काम में जुट गए हैं। अभी तक 4 लोगों की मौत और 50 लोगों के लापता होने की खबर है। आज 5 अगस्त का ये दिन बहुत बुरी खबर लेकर पूरे देश के लिए आया है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये भयावह, जिसे आप फ्लैश फ्लड भी कह सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वजह से जो खीर सागर नदी है, अगर आप शुरू में वीडियो को देखेंगे तो नदी के लिए जगह बहुत सक्रिय है, छोटी सी नदी है ये, लेकिन जब ऊपर से भारी, मतलब आप समझिए कि कई 1000 टन का मलबा इस पानी में बहता हुआ आया है, उसके बाद से तो ये तटे तोड़ता हुआ जो पूरा रिहायशी इलाका है वहां पर ये पानी एक सैलाब के रूप में, जानलेवा सैलाब के रूप में लोगों के ऊपर टूट पड़ा है। ये नीचे वाली जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, कई लोग हैं इसमें, जैसे उनको आवाजें भी आ रही होंगी ऊपर से पानी की, और लोगों को भाग रहे, कुछ लोग चिल्ला भी रहे, भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये मलबा के साथ जो ये सैलाब है वो टूट पड़ा है कई इलाकों पर। न जाने कितने लोग बचा पाए। ये ओरिजिनल जो वीडियो है इसमें आप देखिएगा, जब शुरू का हिस्सा है, पानी के लिए जो जगह है, जो नदी के लिए बहुत छोटी सी नदी है, बहुत छोटे, और दोनों तरफ रिहायशी इलाके भरे हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं। पानी जब इस तरह का कहर बनकर टूट पड़ता है, वो दोनों तटों पर ही जो कुछ उसके रास्ते में आता है उन सब को तोड़ता हुआ, निगलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तबाही के बाद अब सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक पोस्ट भी लिखा, न सिर्फ जो लोग इसमें पीड़ित हैं उनके साथ संवेदना जाहिर की, बल्कि इसी के साथ ये भी कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से वहां पर बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री को उन्होंने के साथ वो संपर्क में है ताकि राहत कार्य किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम जो 5 सांसद हैं इस पूरे इलाके के, उन सांसदों से मुलाकात की है और उसके बाद मुख्यमंत्री से भी बात की है। और उनकी कोशिश है कि जो राहत बचाव का काम है वो वॉर फुटिंग पर तेजी के साथ किया जाए, क्योंकि
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सभी के जवान लग गए हैं। कम से कम 150 जवान जो कि हर्षिल में मौजूद थे वो सभी वहां पर फौरन पहुंच गए, क्योंकि देखिए ये हर्षिल घाटी में स्थित है। ये जो धराली गांव है ये हर्षिल घाटी में स्थित है। एक तरफ अगर इसके उत्तरकाशी है और दूसरी तरफ जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं हर्षिल घाटी का, हर्षिल भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। हर्षिल में सेना की टुकड़ी है। केदार कल्प यहाँ पर मंदिर है जो कि भगवान शिव का मंदिर है। भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। खीर सागर नदी जिसमें ये भारी तबाही इस वक्त मचाती हुई दिख रही है। जितेंद्र, किस तरह की जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर? और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, वहां तो और भी जल्दी अंधेरा होगा। अगर कोई कहीं पर फंसा हुआ है, सेना की पूरी कोशिश होगी। 150 जवान तो कुछ मिनटों में ही वहां पर पहुंच गए, बताया जा रहा है 10-15 मिनट में। बिल्कुल अंजना, सेना के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले और फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हर्षिल में सेना की एक टुकड़ी रहती है उसी के जवान वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे। और उसके बाद जो मलबा आया था धराली में, उसमें से जो लोग दबे हुए थे उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज तक ने सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो आर्मी के जवान हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हर्षिल में आईटीबीपी की भी एक टुकड़ी मौजूद थी उसको भी भेजा गया और उसकी तरफ से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में अंधेरा जो है वो जल्दी हो जाता है, इस वजह से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में कुछ दिक्कत आ सकती, लेकिन जो एनडीआरएफ है उसके पास बहुत सारे ऐसे साजो सामान है जिसके जरिए वो लोग रात में भी बड़ा ऑपरेशन रेस्क्यू का कर सकते हैं। उनके पास फ्लड लाइट्स होती हैं जिसके जरिए वो उन तमाम इलाके में अगर मौसम ठीक रहेगा तो बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। एक शख्स वहां पर, मतलब ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हमारी ये कोशिश होगी, देखिए एक बार वीडियो को देख लीजिए दिखाने के पहले, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जो कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं मलबे से, मतलब पैर धंस रहा है वहां पर। लोगों के लिए निकलना कितना बड़ा संघर्ष है, आप कल्पना कीजिए इसकी। मतलब इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग इलाकों से इस पूरे इलाके में, जितेंद्र, दिल तोड़ देने वाली तस्वीरें हैं। मतलब इतना ज्यादा मलबा सिल्ट ऊपर से बहकर आया है। 8000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर यह धराली गांव है। हर्षिल घाटी में यह स्थित है। बीचों बीच इसके ये खीर सागर नदी बहती है और वहां के रिहायशी लोग क्या कुछ कह रहे हैं जरा सा आपको पहले सुना देते हैं, जिनके आगे ये घटना घटी है। आपने अपने आंखों से देखा है, क्या कहेंगे इस पे? आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी कल रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी तेज बारिश, भारी बारिश देखने को मिल रही है। 2:20 में यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग धराली नामक जो जगह है वहाँ पर खीरगंगा नदी है जो, उसमें बादल फटने से जो यहाँ पर होटल है, गाँव की बात की जाए, जो मंजर था वो एक केदारनाथ को याद दिलाने वाला मंजर है। तो लगभग यहाँ पर जो हम इंसान की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर ये इंसान यहाँ पर दब चुके होंगे और कई लोग यहाँ पर। तो हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह तो जुड़े हुए हैं ही, मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, मतलब जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। बिल्कुल, जल्दी से किस तरह की जानकारी आप देंगे? आपने जानकारी बताई कि कैसे 10 मिनट के अंदर हर्षिल, जहां पर सेना की एक टुकड़ी पहले से रहती है, 10 मिनट में वहां से सेना पहुंच गई थी। कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं जहां पर लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना मलबा, इतना सिल्ट है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं उसमें। देखिए, बड़ी चुनौती फिलहाल अंजना यही है कि हालांकि सेना क्योंकि हर्षिल में मौजूद थी और वहां पर अब न सिर्फ हर्षिल बल्कि अगर हम जोशीमठ में बात करें वहां पर भी सेना की बड़ी मौजूदगी है। लेकिन अभी शुरुआती जब सेना वहां पर पहुंची थी, करीब 2-2:30 बजे के आसपास सेना पहुंची थी
उसके बाद ये राहत और बचाव का काम हुआ। अभी पिछले 1-1.5 घंटे से बहुत ज्यादा अपडेट सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अगर हम देहरादून से बात करें, उत्तरकाशी प्रशासन की तरफ से बात करें, तो जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंचनी है वो अभी सड़क के रास्ते पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। उनके पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि और ज्यादा डिटेल मिलेगी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरों में शुरुआती जो वीडियो लोगों ने बनाए थे उसमें आप देखें कि कितनी एक तरह से प्रलय जैसी आपदा जो हमने 2013 में केदारनाथ में देखी थी, जब ऊपर केदारनाथ के ऊपर जब बादल फटने के बाद इसी तरह का भारी मलबा पूरी केदार घाटी को एक तरह से तहस नहस कर दिया था, उसी तरह की तस्वीरें इस वक्त यहाँ धराली में भी दिख रही हैं। और अभी थोड़ी देर बाद सेना की तरफ से और जानकारी इसको लेकर दी जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कुछ दिन पहले इसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल पहुंचे थे, जब उन्होंने इस इलाके में बहुत सारे विकास के काम और खासतौर से जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको लेकर शुरुआत की थी। मैंने पहले भी कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता पर्यटन के आंकड़े बढ़ाने को लेकर रहा है। तब उस वक्त ये दावे किए गए कि पूरे उत्तराखंड में हम शीतकालीन यानी कि सर्दियों में पर्यटन के नए रास्ते खोलेंगे। लेकिन अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो 2013 के बाद एसओपी की हम बात करें कि अगर किसी घाटी में कोई आपदा आती है, अगर आप देखें पिछले समुद्री इलाकों को देखें, सुनामी को लेकर सरकार ने जिस तरह के काम किए, जना हर क्षेत्र में अब हम देखते हैं पिछले सालों में सुनामी की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन लोगों को बहुत टाइमली बचा लिया जाता है। ये व्यवस्था उत्तराखंड में अभी तक नहीं हो पाई है कि कभी कोई बड़ी घटना होती है तो कहाँ लोग शेल्टर में रहेंगे। हमारी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो राजधानी में मौजूद होती हैं, वहां से पहुंचने में अगर ये मालूम है कि मौसम खराब होगा। आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं। छोटा छोटा रिएक्शन दोनों गेस्ट हमारे साथ आए हुए हैं क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे। प्रोफेसर सीएस दुबे जियोलॉजिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट एनडीआईएम के जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ दत्ता जी शुरुआत करना चाहती हूँ। एक गढ़वाल के पहाड़ों पर इस तरह की जो एक वल्नरेबिलिटी, इस तरह की घटनाओं की हम देखते हैं, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुख्य 3 वजह आपकी नजर में क्या है? क्या इनसे बचा नहीं जा सकता है और क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ के? देखिए, सबसे बड़ी, आपने बड़ा अच्छा अंजना जी प्रश्न किया है। और उत्तराखंड में ज्यादातर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और ये मूलतः जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से है। आप ये देखिए, जब एयर कंडेंसेशन जब इतनी मात्रा में बन जाता है तब वो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन बनती है, जहां पे अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा 1 घंटे के अंदर 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर बारिश होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जाता है। और खासकर जिस तरह का उत्तराखंड में आपने देखा होगा, पहले भी इस तरह के काफी इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर आप देखें, उत्तराखंड में मालपा 1998 में हुआ, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड 2013 में आए जिसमें करीब 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो ये सब चीजें, जिस तरह का वहाँ मतलब खनन हो रहा है, जिस तरह से वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से वहाँ टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसकी वजह से ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। दूसरा, आप ये देखिए, टूरिज्म की वजह से जिस तरह से वहाँ अभी आप जो तस्वीरें आपने दिखाई, किस तरह से होटल्स या और इस तरह की जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं वो वहाँ मतलब दे हैव कम इनटू यू नो दे हैव मशरूम। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो नदी है, मैं लौट रही हूँ सर, उत्तरकाशी के जो विधायक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौहान जी, लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहे हैं जरा पहले अपने दर्शकों को सुना देते हैं। ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है, और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहां पे जो हर्सिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहां पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहां पे लगा दिया गया है। और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर, उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है, तो तत्काल इसके लिए
जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहां पे रवाना कर दी। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुंच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। 2013 की घटना के बाद ऐसा सबसे बड़ा सवाल उठा कि जो तमाम रिपोर्ट्स थी, जो बार बार जानकारी दे रही थी, एक बार जो हमारे दोनों सहयोगी हैं उनको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर गेस्ट के पास जाएंगे। जितेंद्र, 2013 के बाद भी कोई सबक लेती हुई वहां की सरकार नहीं दिखी, क्योंकि तभी तो ये हालत है, ये मंजर है। और गढ़वाल की जो पहाड़ी है, जैसा कि दुबे जी भी बता रहे थे और हमारे साथ जो दत्ता जी भी, विनोद दत्ता जी मौजूद हैं, वो भी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे। मतलब ये वल्नरेबिलिटी वहां की इसलिए बरकरार है क्योंकि परिस्थिति से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। घटना दर घटना बस ये चर्चा होती रहेगी। बिल्कुल इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं तो उस दौरान लगातार चर्चा की जाती है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर किस तरीके का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब केदार घाटी में घटना हुई उसके बाद से कई नियम और कानून बनाए गए, लेकिन अभी भी जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर गढ़वाल का जो इलाका है, वहाँ की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। अभी की सिचुएशन अंजना ये है कि जो वहाँ से फ्लैश फ्लड आया उसके बाद से धराली का पूरा जो इलाका है उसमें काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद बारिश लगातार हो रही है। जो उत्तराखंड प्रशासन है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं, खासतौर से उत्तरकाशी का इलाका जो कि नदी पर बसे हुए हैं, कई घर वहां पर पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ने की वजह से डूब गए हैं, इसलिए उन घरों को खाली कराया जा रहा है। इस तरीके का अनाउंसमेंट वहां पर जो एसडीआरएफ की टीमें और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि घर जो हैं, जो निचले इलाके में बने हुए हैं, तटीय इलाकों में, उनको पूरी तरीके से खाली किया जाए, क्योंकि वहां पर भी अगर रात में पानी बहुत ज्यादा आ गया तो वहां खतरा ज्यादा हो सकता है। इस वजह से इस तरीके की जो है सूचना लगातार जो उत्तरकाशी प्रशासन है उसके द्वारा दिया जा रहा है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो निचले इलाके हैं, चाहे धराली, उत्तरकाशी हो, मातली का इलाका हो या फिर धरासू जो नीचे की तरफ आता है देहरादून की तरफ, उन तमाम रास्तों में जलस्तर अगर बढ़ता है तो उसको लोगों को वहां से हटाया जाए जिससे कि किसी को नुकसान न हो। तो एक कदम बढ़ाया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है एनडीआरएफ की टीमों को जो निचले स्तर में जो लोग मौजूद हैं उनको हटाने का प्रयास किया जाए। अगर ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे तक वहां का जो मौसम है कुछ इसी तरीके का बना रह सकता है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इन इलाकों में जो तटीय इलाकों में लोग जमे हुए हैं, जिनके घर बने हुए हैं, उन इलाकों को खाली कराया जाए। इस तरीके के बड़े राहत के काम इस वक्त किए जा रहे हैं। ठीक है मंजीत, आपके पास किस तरह की जानकारी है राहत कार्य को लेकर? मंजीत से एक बार फिर से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर दुबे भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर दुबे, आपको क्या समझ में आ रहा है? और हाल के सालों में अगर हम देखें, उत्तराखंड में मतलब लैंडस्लाइड की जो खबरें आ रही हैं और जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें कई गुना का इजाफा हुआ है। देखिए, 1951 से जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट हुआ, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, साथ साथ क्लाइमेट में चेंज आया। इसके अलावा जो एरियाज हैं, स्पेशली जो उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में और जो हिमाचल प्रदेश में और पूरे हिमालय में करीब 12 स्पॉट ऐसे हैं, 12 से 13 स्पॉट, जहां जो क्लाउड बस्ट है उसकी वो जगह बनी हुई है, क्योंकि वहां पे एक टिपिकल टाइप का लैंडस्केप है जिसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब है कि जो माउंटेन्स हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि वहां पे एकदम जो है पानी जो है कंडेंस होके जो है एकदम गिरता है वहां पे। और ये जगह जो है नोन जगह है,
और इन जगह के ऊपर जहां जहां अर्बनाइजेशन है, जहां पे अर्बन लैंड है, वहां पे प्रिकॉशंस रखनी जरूरी है। हम पिछले सालों में बार बार साइंटिफिक वे में हम लोग रिसर्च पे, हम लोग और चीजों पे कहते रहे हैं इस चीजों को कि भाई एक प्लान बनाओ जहां पे ये अर्बनाइजेशन जो है कंट्रोल हो उन एरियाज में जहां पे क्लाउड बर्स्ट के रीजन्स हैं। और ये ऐसा नहीं, और अभी जैसे जैसे आपने देखा हिमाचल में यहाँ पे 11 से 15% जो है रेनफॉल इंक्रीज हुआ है इस बारी, और ये आगे और बढ़ेगा जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है। तो हमको अभी से सावधान रहना चाहिए, और ये चीजें जो है अगर अभी नहीं देखी गई और इसकी प्लानिंग, एक तो होता है कि आप डिजास्टर हुआ, आपने रिलीफ कर दिया, रिलीफ के बाद सब भूल जाते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं रखता कि क्या मैं होना लौट रही हूँ चाहिए। सर आपके पास, थोड़ा छोटी छोटी जानकारी अगर आप लोग देंगे, क्योंकि तस्वीरें और खबरें भी वहां से आ रही हैं तो उनका भी रुख करना पड़ता है। ये अलग अलग एंगल से जो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भेजी हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कि करके दिखाते हैं। बादल फटने के बाद जब आप ये पहला वाला वीडियो फुल स्क्रीन दिखाएंगे तो आप समझेंगे कि ये जो खीर सागर नदी, खीर गंगा नदी है, एक पतली सी नदी है, छोटी सी नदी है, लेकिन उसमें जब पानी का सैलाब ऊपर कई 1000 मीटर से आ रहा है, पूरा मलबा है, पानी है, सैलाब एकदम जानलेवा होता है। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उन पर भी सड़क पर टूट पड़ता है, जो कुछ उसके रास्ते में आता है वो सब निगल जाता है। देखिए पतला सा रास्ता है ऊपर नदी का, लेकिन वो दोनों तटों को तोड़ता हुआ जिस फोर्स के साथ आ रहा है, और ऐसे में कई 1000 टन मलबा उसके साथ होता है, पानी तो होता ही है। और ये जो बेबसी की एक तस्वीर है, वैसे तस्वीर एक व्यक्ति की है, लेकिन बेबसी की ये तस्वीर आज की पूरी कहानी 5 अगस्त की दुखदाई कहानी बता रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में जो मलबा और सिल्ट, देखिए पतली सी नदी, छोटी सी नदी की जगह थी, लेकिन जब ये बादल फटता है, लगातार 10 मिनट बारिश होती है, उसके बाद से ये बादल फटता है और फिर मलबे के साथ ये पूरा का पूरा पानी सैलाब बनकर नीचे उतरता है, तब ये तस्वीरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है और कई लोगों के अभी तक लगभग 40-50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन यहीं से अगर 2013 की तस्वीरों को याद कीजिए तो ऐसा ही केदारनाथ मंदिर के पीछे में देखा था, और आज भी लोग उस घटना की दहशत में रखते हैं क्योंकि कई 1000 लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन तब 2013 की वो घटना जिसमें ऐसे ही मतलब क्लाउड बर्स्ट की जानकारी आई और फिर 2 पहाड़ों के बीच से जो ये जल प्रवाह सैलाब बनकर टूट पड़ा था केदारनाथ में, ऐसे लोगों पर जो वहाँ पूजा करने आए थे, जो भारी तादाद में वहाँ पर पर्यटक रहते हैं, और पूरे इलाके को, सिर्फ वही नहीं पूरे नीचे तक कई इलाकों को, गाँव को, सबको उस वक्त वो पानी लील गया था। और यही भयावह रूप जब लगातार बारिश के बाद कोई भी नदी सैलाब बनकर टूट पड़ती है। उत्तराखंड में खास तौर पर अगर आप देखिएगा तो जो गढ़वाल के पहाड़ है वो सबसे ज्यादा ऐसे लैंडस्लाइड, ऐसी घटनाएं, ऐसे बाढ़, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना, इन सब का सबसे ज्यादा वही मातम झेलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, किस तरह की आपके पास जानकारी है पूरी घटना के बारे में और राहत कार्य कहां पर पहुंचा है? राहत कार्य शुरू हुआ अंजना, लेकिन एक बहुत मुश्किल है, मौसम की चुनौती। हालांकि इस समय बरसात नहीं हो रही है, लेकिन दरअसल भागीरथी के पास ये जो इलाका है जहां लैंडस्लाइड, वहां अब एक झील बन गई है। पानी अब 8000 फीट की ऊंचाई पर है, 7000 फीट की ऊंचाई पर। क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी, ढलाव पर आया है तो पानी की रफ्तार बहुत तेज थी और इसीलिए उन तस्वीरों में दिख रहा है कि सब कुछ बह गया। लेकिन उस मलबे के साथ जो स्ट्रक्चर बन गए, वहां झील बन गए और अभी भी प्रवाह चूंकि इलाका है तो आसपास के लोगों को तत्काल वहां से खाली करने के लिए कह दिया है। पहली प्राथमिकता सरकार की क्या है, दरअसल जो वहां आसपास के लोग हैं जहां पर धारा तेज है और फिर कहीं ऐसा ना हो तेज बरसात हो, जो ऊपर मलबा है जो हल्का है वो फिर आ सकता है, वहां उसकी चपेट में ना हो। जो लोग अपने घरों में अभी भी ऊंचे इलाकों पर है उनको इवैक करके पहले ऊपर ले जाया जाए, ये होती है सेकंड प्राथमिकता। तो इसी के साथ साथ दरअसल चूंकि वहां पर आईटीबीपी और अब भारतीय सेना जो कि हर्षिल में कैंप था वो पहुंची है, एसडीआरएफ पुलिस है, वो ये कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा लोग अगर मलबे में कहीं दबे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरों में दूर से लोगों ने रिकॉर्ड किया, उसमें एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां पर लोग वॉक कर रहे थे, वहां से कुछ लोगों को निकाल लिया जाए। 15 से 20 लोगों को निकालने की भी जानकारी है। आंकड़ा जरूर बढ़ सकता है, ये चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि उस तस्वीरों में बहुत सारे लोग भागते हुए दिख रहे थे। अब वो मलबा कितना ऊंचा है वो स्थिति हम चूंकि उसी समय उसी राह की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अभी कोई कई घंटों का सफर बाकी है,
तो मलबा कितना है क्या उसे निकाला जा सकता है, और उसमें यह देखा जाता है आखिरी मिनट, आखिरी जो समय होता है, कितना समय, जो कि 2 घंटे 3 घंटे बीत चुके हैं, तो कितना समय पॉसिबिलिटी हो सकता है वहां बचाना। तो प्राथमिकता होगी जो तत्काल इवैक हो जाए। दूसरी प्राथमिकता किन इलाकों में लोगों को स्पॉट किया गया था, उसी के साथ स्निफर डॉग की भी मदद लेना, ये देखते हो कि क्या कहीं ट्रेस किया जा सकता है। रात बहुत मुश्किल होने वाली है, और अगर चूंकि उस पूरे इलाके में अभी भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, अगर वो अलर्ट मतलब बारिश नहीं होती है, तेज मलबा अगर स्थिर रहता है, तो रात भर भी ऑपरेशन चलाने में न तो एनडीआरएफ को दिक्कत होगी न सेना को दिक्कत होगी, क्योंकि इन दोनों एजेंसियों के पास इस तरह के इवैक प्रोग्राम और इस तरह के रेस्क्यू रिसर्च का की एक्सपर्टीज है, उनके पास इस तरह की ट्रेनिंग है, वो कर सकते हैं। बारिश अगर होती है तब खतरा उन पर भी आ जाएगा। मलबा कच्चा है, कुछ निकल करके आया है, और पूरी रफ्तार से सारा मलबा नीचे नहीं आता, तेज बारिश हुई वो भी सरक करके नीचे आएगा। तो अब जी आप समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा दिन जो शुरू होगा ऑपरेशन का, वो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ होगा। अभी मरने वालों का आंकड़ा कम है, हम सिर्फ प्रार्थना ये जरूर कर सकते हैं कि नुकसान कम से कम हो, लेकिन तस्वीरें जरूर बता रही है 2013 का यही बिल्कुल समय था, हालांकि उस समय महीना और था, और जब अचानक से बारिश हुई थी, जब जानकारी मिली थी, पहले खबर आई थी कि बादल फटा है, और 1 से 2 घंटे बाद पहले कुछ तस्वीरें वहां से आने लगी, कुछ जानकारियां सामने आने लगी, और तब पता चला था कि वो कैसी त्रासदी थी, कैसी आपदा था, जिसने 10, 20, 50 सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को। लेकिन हम यहां दुआ कर, दरअसल धराली का जो ये टेरेन है, इसकी भी अपनी एक अलग विविधता, चूंकि गंगोत्री जब आप जाते हैं तो हर्षिल के पास का एक सबसे बड़ा शहर है ये, और इसी शहर में इनकी अपनी आबादी तो है ही, जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए वहां धर्मशालाएं हैं, वहां पर रिजॉर्ट हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उस पूरी चेन में, चूंकि इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो चेन में वहां पर काफी बड़ा शहर। और आप अगर देखिए उन तस्वीरों के जरिए कि पूरा जो लैंडस्केप है शहर का, वो आपको 5 से 6 स्क्वायर किलोमीटर का दिखाई देता है, और मलबा इस कदर आया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी ने अपनी धारा ही बदल ली हो, कि एक तरफ मलबा ऐसा आया कि पानी की धारा बदल गई। तो कितने लोग बहाव का शिकार हो सकते हैं, मलबे में कितने लोग दबे हो सकते हैं, कितने घरों को नुकसान पहुंचाते हुए उस मलबे ने अपने अंदर दबा लिया है, उन सब में जाकर के खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, माउंटेन टास्क जिसको कहा जा सकता है। लेकिन हमारी एजेंसियां इस मामले में, उनके पास ये दक्षता है कि वो राहत अभियान चला सकती हैं। लेकिन हाँ, मौसम बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। हम बस इतनी दुआ जरूर कर सकते हैं, प्रार्थना, कि अगर मौसम ठीक रहा तो रात भर भी अभियान चलाया जा सकता है, और संभवतः और भी जो अतिरिक्त टीमें हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, सेना, आईटीबीपी हो, उनको भी डिस्पैच किया गया है, और वो भी अगर पहुंच जाएंगे तो इस ऑपरेशन को बहुत कम से कम समय में पूरा किया जा सकता है। अंजना। बिल्कुल, और अगर राहत कार्य कम से कम हो जाए, कम से कम जितने लोगों को वहां से बचाकर निकाला जा सकता है, ये सब कुछ हो जाए तो एक उम्मीद बनती है। दोनों खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। दत्ता जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, मतलब अब तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी ही पानी हर जगह भर गया है। बीच में जो जगह थी नदी की, जहां से गंगा नदी जिससे पानी आया, उसका एक हल्का सा ऊपर का मुंह हिस्सा दिख रहा है, वरना नीचे सिर्फ पानी ही पानी है। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अंजना जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो नदियां हैं और मतलब उनका जो कोर्स है, जिस तरह से वहां इंक्रोचमेंट की जा रही है, अगर आप देखें घर किस तरह से वहां बने हुए हैं, उनको डीसिल्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये सब चीजें हैं जो बता रही हैं कि भाई कैसे मतलब जो ह्यूमन सेटलमेंट है वही सबसे इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई फ्लैश फ्लड आता है या क्लाउड बर्स्ट होता है, तो उसमें जब इस तरह की गाद आती है या स्लश आता है, तो वो इतना, जिसे कहते हैं ना कि मास इनटू वेलोसिटी के हिसाब से आता है, और जो भी अपने रास्ते में आता है उसको बहा के ले जाता है। आपने 2013 के वो मतलब विजुअल्स देखे होंगे। तो यहाँ जहां भी, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, और ये जो टूरिज्म जो का जो एकदम आउटबर्स्ट हुआ है, और उत्तराखंड में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से एनवायरनमेंट के साथ वहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है, कई इस तरह की रिपोर्ट्स हैं जहां बताया है। आपको सिलकारा टनल वाला इंसिडेंट याद होगा, जहां जो एनवायरनमेंट से क्लियरेंस है वो टुकड़ों में ली गई थी। तो जब हम अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या गाइडलाइंस हैं या नियामक हैं, जब उनको हम दरकिनार करते हैं, तो आपदा, तो नेचर हमें याद दिलाता है कि अभी भी वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि आपका सब उस सैलाब में बहा के ले जाएगा। और रही बात पहाड़ों की, अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि अभी बारिश बदस्तूर जारी है, तो ये अभी सबसे बड़ा जो एम ये रहेगा, जो रेस्क्यू फोर्सेस है,
कि जो गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम लोगों को, जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उनको बचाया जा सके, क्योंकि करीब 80% लोगों को बचाने की उम्मीद गोल्डन आवर में रहती है पहले 24 आवर्स में। क्योंकि इसमें क्या है कि सैलाब के साथ, जो स्लश के साथ उसके अंदर लोग दबे हुए हैं। आपने विजुअल दिखाया कैसे एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उस स्लश में निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और खासकर जो आपका मैकेनिकल इक्विपमेंट है उसको बड़े केयरफुली इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडिंग की जाती है कि कोई शख्स उसके अंदर तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ब्लेड्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल मैनुअल ऑपरेशन इसमें लॉन्च करने पड़ेंगे, तो उसमें काफी समय रहेगा। और रही बात मौसम की, क्योंकि मौसम सबसे बड़ा चैलेंज है, और अंधेरा जैसे ही होता जाएगा ये आपका चैलेंज और कंपाउंड होता जाएगा। हालांकि आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह सब इंतजाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो अपनी राजपूताना राइफल्स की राजरिफ की पलटन है उसके पास ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो कुछ इस तरह के शव ऐसे होंगे जो बह गए होंगे, या कुछ इस तरह के लोग होंगे जो मैं अभी भी लौट रही जिंदा हूँ होंगे। आपके पास। हाँ, और सबको ऐसे लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। गोल्डन आवर जैसा कि आपने कहा। ओपी सिंह साहब, फॉर्मर डीजी एनडीआरएफ के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आप किस तरह की जानकारी देंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसको देखकर हर कोई हिल रहा है। मतलब कैसे एक पूरा सैलाब पानी का सब कुछ निकलता हुआ रास्ते में दिखाई दे रहा है, किस तरह से, किस वॉर फुटिंग स्तर पर इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस की जरूरत है? मैं आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं सुन पाया हूं। अंजना जी, क्या रिपीट करेंगे आप अपने बात को? बिल्कुल। रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से आगे इस वक्त वहां पर चल रही होंगी, क्या कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा भी होगा, लेकिन कई मतलब ये पानी जो दिख रहा है सर, सैलाब बनकर, एकदम जानलेवा सैलाब बनकर, मतलब तटों के दोनों तरफ से जो कुछ रास्ते में आ रहा है सब कुछ निगलता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया हूं, ये बहुत ही भयावह स्थिति है उत्तरकाशी में, और पर्टिकुलरली इस तरह की जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है जिसमें लगभग 4 लोग मारे गए हैं और 50-60 ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है। क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। ठीक है। जो सबसे बड़ी चुनौती अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि वो किस प्रकार वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को शुरू कर रहा है, तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि ग्राउंड जो है बहुत ही अनस्टेबल है, और उसके कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में दिक्कतें होंगी। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि टीम्स के मूवमेंट में भी डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि रोड्स जो है वो ब्लॉक्ड हैं बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। एयर लिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वेदर वहाँ का बहुत खराब है। हालांकि आईटीबीपी और आर्मी के जवान वहां लगे हुए हैं जो कि नियर बाय हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डैमेज रोड का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो सबसे बड़ी स्थिति है वो है कि हम किस प्रकार ग्राउंड सिचुएशन को एप्रिशिएट करके उस पर कार्रवाई शुरू करें। हम कोई भी काम शुरू करें उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि ग्राउंड का सिचुएशन क्या है, डेड बॉडीज जो है उनको रिट्रीव करने की स्थिति, और साथ ही साथ जो हमारा मडी एरिया है, मड है, मक है, उन सबों को किस प्रकार हम क्लियर करके लोगों को निकाल सके। वैसी कोई सूचना नहीं हमें मिली होगी कि जिससे कि कोई आदमी इस तरह का फंसा होगा। अगर फंसा होगा तो उसको भी निकालने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि वहाँ के मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि वो लोग निरंतर इस चीज को, इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, एसडीएमए हो, या आर्मी हो, आईटीबीपी हो, या डिस्ट्रिक्ट विनोद कुमार जी, आपदा प्रबंधन सचिव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको टोक रही हूँ। विनोद कुमार जी, आपदा प्रबंधन सचिव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आप हमारे दर्शकों को इस पूरी घटना के बारे में क्या बताएंगे? क्या परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है और कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है? देखिए, काफी अधिक मात्रा में मलबा आया और मलबा के कारण काफी ज्यादा क्षति हुई है, और मौसम वहां पर खराब है जिससे राहत बचाव कार्य में भी काफी दिक्कत हो रही है। हमारी बहुत सारी टीमें, हमारे बहुत सारे लोग रास्ते में फंसे हुए हैं जो वहां रास्ते में राहत बचाव के लिए जा रहे हैं, उससे राहत बचाव कार्य पे असर पड़ रहा है। मौके पर सेना की पूरी टुकड़ी है जो हरसिल में रहती है, और स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, लगातार राहत बचाव के कार्य कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी है जो लोग फंसे हैं उनको निकालना सुरक्षित, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। उसके लिए काफी हद तक हम लोग काम कर पाए हैं और लगातार काम जारी है। निश्चित रूप से मौसम खराब है, इसके कारण थोड़ा दिक्कत भी हो रही है, लेकिन टीमें लगातार काम कर रही हैं, और जो लोग मलबे में दबे हो सकते हैं उसको भी ढूंढा जा रहा है। जो टीमें जा रही हैं वो आधुनिक इक्विपमेंट लेके जा रही हैं, ताकि अगर कोई कहीं फंसे होंगे, कहीं दबे होंगे तो वो भी हम ढूंढ लेंगे।
उसके लिए हम मॉडर्न टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। किस तरह की मॉडर्न टेक्निक? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, उसको ले जा रहे हैं हम लोग। हाँ। जैसे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा होता है, थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है, और कुछ चीजें इस तरह से होती हैं जी। ग्राउंड पेनिट्रेटेड राडार होते हैं। हम कई तरह से चीजें हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और एनडीआरएफ की टीम जो जा रही है उसके पास बहुत सारे उपकरण हैं। जैसा हम लोगों ने जब माना में एवलांच आया था वहां ढूंढा था, उस तरह से हम लोग ले रहे हैं। और जो ही मौसम ठीक होता है हम लोग लगातार काम शुरू कर देंगे। फिलहाल जीवन को बचाना प्राथमिकता है, उसके लिए टीमें काम कर रही हैं। अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या आपकी रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो टीम्स है वो धराली गांव के आसपास पहुंच पाई हैं या बाधा है? नहीं, सेना के लोग पिछले 4 घंटे से वहाँ मौके पर काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हरसिल के पास में थराली गांव है, तो हरसिल से तत्काल मौके पर टीमें पहुंच गई थी। वो लगातार पिछले 4 घंटे से काम कर रही हैं। जो लोग बचाए जा सकते हैं सबको बचाने की कार्रवाई की जा रही है, और जो घायल हैं उनको नजदीक भर्ती किया जा रहा है। विनोद जी यही मैं बता रही थी, क्योंकि हर्षिल से जो सेना की टुकड़ी है उसमें तो 150 जवान 10 मिनट में ही पहुंच गए थे, लेकिन आपकी जो टीम है उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई बाधा आ रही है या कुछ देर में पहुंच जाएंगे? हेलो जी विनोद जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैं कह रही थी कि आर्मी की टीम तो पहुंच गई है, वो तो 10 मिनट में हर्षिल से पहुंच गई। आपकी जो टीम्स हैं जो इन मॉडर्न टेक्निक्स के साथ जा रही हैं, थर्मल इमेजिंग से लेकर बाकी चीजें, जिससे अगर कहीं पर कोई फंसा हुआ है उसको बचाया जाए, ये टीमें कब तक पहुंच जाएंगी? वो रास्ते में है। रास्ते में एक दो जगह बरसात हो रही है तो रास्ता बाधित हुआ है, उसके कारण वहां पहुंचने में विलंब हो रहा है, लेकिन टीमें आज ही पहुंच जाएंगी थोड़ी देर में। और किस तरह की जानकारी आप दे सकते हैं? कितने लोग अब तक लापता है क्या इस बारे में, या कितने लोग मौजूद थे? कुछ जानकारी अभी जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाई है। हम लोग जो ही जानकारी होती है हम प्रेस नोट के माध्यम से सबको सूचित करेंगे, आपको बताएंगे। और जो पूरा टाइमलाइन इंसिडेंट का रहा उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या खीर सागर नदी में ये जो अचानक हम देखते हैं एकदम सैलाब ऊपर से आ रहा है मलबे के साथ, क्लाउड बर्स्ट वजह रही, फ्लैश फ्लड, क्या हुआ था इस बारे में क्या बता सकते हैं आप? देखिए, ऊपर के क्षेत्र में कहीं बहुत अधिक बरसात हुई और बरसात के कारण बहुत अधिक मात्रा में मलबा आया। अभी प्राथमिक जानकारी यही है। बाकी जानकारी जब हम घटना सामान्य हो जाएगी, जांच करा के तब फिर बता पाएंगे डिटेल में कि क्या कारण रहे होंगे। प्रथम दृष्टया यही कारण लगता है कि बहुत अधिक बरसात होने के कारण ये घटना घटी है। अच्छा, ये सुखी टॉप में भी जानकारी आई कि वहां पर भी घटना घटी है, यही सैलाब वहां भी गया है या वहां पर क्या हुआ है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये जहाँ घटना घटी है एक ही घटना है। इस तरफ जहाँ पे धराली गांव है और दूसरी तरफ सुखी टॉप वाला जो बता रहे हैं आप वो है। एक ही हिल के दोनों तरफ मलबा आया है। उस तरफ जनहानि की सूचना बिल्कुल नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर आर्मी के क्षति पहुंची है उनको, और इस तरफ कुछ मकान टूटे हैं जिनकी संख्या 25 से 30 हो सकती है। जी, 25 से 30 मकान आप कह रहे हैं कि टूटे हो सकते हैं। लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे इससे, एक रफ एस्टिमेट अगर आप बता सकें? क्योंकि एक कार्यक्रम चल रहा था तो अगर उसमें मैक्सिमम लोग कार्यक्रम में रहे होंगे तो संभावना थोड़ा सा कम हो सकती है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया कोई ऐसा डेटा नहीं आया कितने लोग मरे हैं, कितने लोग गायब हैं। थोड़ा समय दीजिए हमको, हम लोग अभी लगातार इसकी खोजबीन कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर में आपको बता देंगे हम। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि हर एक जान को बचाने के लिए जो पूरी टीम है आपकी वो पूरी ताकत झोंक देगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि घटना के बाद की ये तस्वीरें हैं, जब ये पानी वहां से बहने के बाद शांत हो गया है, लेकिन पूरे इलाके में फैल गया है। और कई जगहों पर, मतलब जो एक रास्ता उसने लिया है दाईं तरफ, वहां पर शुरू में अगर बिफोर एंड आफ्टर हम 2 तस्वीरें दिखा सके तो पहले वहां पर बहुत सारे घर थे, लेकिन ये वाले वीडियो में वो पूरा इलाका जमींदोज दिख रहा है और बड़े नुकसान का अंदेशा कम से कम इससे दिखा रहा है। अगर हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े तो बताइएगा, क्योंकि उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर, ये देखिए, ये 2 तस्वीरों में आप समझ पाएंगे जब बहुत सैलाब की तरफ ऊपर से पानी आता है और बाद में जब वो दाईं तरफ से एक नए प्रवाह में, ये देखिए यहाँ पर पहले रिहायशी इलाका था, लेकिन उसके बाद जब ये नदी उस हिस्से में बहता हुआ जाता है उसके बाद वो पूरा इलाका सिर्फ पानी वहां पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। जाहिर है जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनकी अपनी आवाजें भी आ रही हैं, वो लोगों को भागो रे भी चिल्ला रहे हैं बीच बीच में, सब कोई बाप रे बोल रहा है, मतलब इतना ज्यादा लोग डर गए होंगे। ये देखिए, ये पहला वीडियो है जिसमें आप ऊपर से सैलाब आता हुआ देख रहे हैं, और यहां पर आपको दिखेगा कि इस
अगर थोड़ा टॉप बैंड और लोअर हटा दें तो बड़े अच्छे से हमारे दर्शक समझ पाएंगे। ये देखिए, ये पानी आता हुआ दिख रहा है और उसके बाद से आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, फिर वहां पर सब कुछ समेटता हुआ बहाता हुआ नदी निकल जाता है। दुबे जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो टीम्स हैं वो तो लगातार लगी हुई हैं कि जितने लोग हों उनको बचाया जा सके, लेकिन अभी ऐसा दिखता है कि जो नदी का हिस्सा था उसकी दोनों तटों को तोड़कर कुछ घर उसके साथ बहे हैं और जहां जहां इस सैलाब ने अपना एक रास्ता खोजा मलबे के साथ, वहां वहां ये पूरा मलबा, सिल्ट, स्लश जिसे कहते हैं, वो पूरा एकदम भर गया है। देखिए, जब स्पीड जो उसकी जो क्लाउड बस्ट होता है और क्लाउड बस्ट से जो इतना सारा पानी जो एकदम जो है इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है सडनली जब वो नीचे गिरता है क्लाउड बस्ट में, तो वो जब स्पीड से चलता है तो उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो रास्ते में कुछ भी साथ लेके जा सकता है, चाहे बड़ा मकान हो चाहे छोटा मकान हो। डिपेंड करता है कि वो कितना उस नदी के पास है। ज्यादातर आप देख रहे हैं, जैसे पहले भी बताया गया, कि आजकल जितना भी अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें नदी के पास टूरिज्म को लेके, ये सब लेके झरने के पास मकान ज्यादा बनाए जाते हैं और इससे जो है बहुत जान माल की हानि का खतरा रहता है। मेरा यही कहना है कि अभी भी हम लोग जो है खाली डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं लेकिन डिजास्टर के लिए प्लान नहीं करते हैं। वो प्लानिंग जो है, एक होती है ऑनलाइन इमीडिएटली प्लानिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो हमारे यहाँ लैकिंग है और उसके लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमें ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। यही समस्या तो है। मोहसिन शहीदी जी हमारे साथ डीआईजी एनडीआरएफ के इस वक्त जुड़ रहे हैं। शहीदी जी, किस तरह की जानकारी पहले तो पूरी घटना के बारे में आप देंगे, जो परिस्थितियां बनी हैं, और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त की जा रही हैं उसके बारे में क्या जानकारी देंगे मोहसिन साहब? नमस्कार। देखिए, जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे के दिन में हर गाँव में क्लाउड बस्ट का है, उसमें जा रही है, हो गए हैं कई। सर, मुझे लगता है ये जो मौसम खराब है इसकी वजह से आपके सिग्नल्स भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। थोड़ी सी अगर आप जगह बदल लें तो मैं फौरन वापस आपके पास लौट रही हूँ। फोन काटिएगा मत, थोड़ी सी जगह बदलिए। ये बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दरअसल दिखाना चाह रहे हैं। शुरू में आप देखेंगे तो छोटी सी नदी, पतली सी नदी, एक खीर गंगा नदी है जो बहती हुई दिखाई दे रही है। बाद का आप वीडियो देखिए, ये जो दाईं तरफ पूरा मतलब रिहायशी इलाका है जहां पर लोग हैं, घर है, वो इलाका आप देखिए कैसे पानी के बहने के बाद ये सैलाब तो जानलेवा बनकर वहां से निकल गया, घरों को बहा ले गया, लेकिन उसके बाद जब ये शांत होता है तो नदी जैसे पूरा एक झील की तरह उस पूरे इलाके में, वैली में, हर्षिल घाटी में जम गया है पानी पूरा, और पूरे घर, सब कुछ जो उसके रास्ते में आया वो दाईं तरफ इस सैलाब ने अपने साथ बहा दिया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको धराली की दिखा रहे हैं। मोहसिन साहब, अब अगर आप एक बार बता सकें रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में। आवाज आ रही है सर? जी, बताएं। हमारी आवाज आ रही है आपको? अब बेहतर आ रही है, बताएं। जी, तो मैं कह रहा था कि ये घटना जो तकरीबन 2 बजे दिन में हुई है आज हर्षिल गांव में, इसमें काफी भारी क्षति हुई है और अभी जो हमें सूचना मिली है उसमें आर्मी की एक टीम, एसडीआरएफ, जो राजस्व विभाग है, बीआरओ, पुलिस और प्रशासन, ये सब घटना स्थल पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ की 3 टीमों को एक उत्तरकाशी से, जहां पर मनेरा से, जहां पर वो चारधाम यात्रा के लिए तैनात थी, वहां से उनको मूव किया गया है, एक बटकोट से मूव किया गया है और एक देहरादून से भी रवाना किया गया है और ये पहुंचने वाली है वहां पर। बीच में कुछ अवरोधक आ रहे हैं, भूस्खलन भी हुआ है, रास्ता बाधित है। इसके अलावा 2 हमारी अतिरिक्त टीम जो है वो एयरलिफ्ट हेतु जो देहरादून एयरपोर्ट है वहां पर तैनात हैं। वेदर कंडीशंस कुछ वहां पर अभी बेहतर नहीं बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये खुलेगा तो वहां से भी टीम्स को एयरलिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल गृह मंत्रालय में इसकी समीक्षा की जा रही है और पूरी मुस्तैदी के साथ जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, उसको मोबिलाइज किया जाएगा। मैं आपसे मोहसिन साहब ये जानना चाह रही थी, क्योंकि आपको खबर आई होगी कि कौन से इलाके हैं जो प्रभावित है, कितने बड़े इलाके में प्रभाव है? क्या सिर्फ धराली गांव जो है वहीं पर ये सैलाब सब कुछ तोड़ के गया है?
कितने घर बहे हैं या कितने लोग अब तक लापता हैं, कितना बड़ा नुकसान है, इस बारे में आपके पास क्या डिटेल्स आई हैं मोहसिन साहब? देखिए, इसके बारे में अभी एसडीएमए से, स्टेट के हवाले से अभी सूचना आई नहीं है औपचारिक तौर पर, उसका हम वेट कर रहे हैं। मगर ये कहा जा रहा है कि कम से कम 40 से 50 घर जो है वो अफेक्ट हुए हैं बैडली, और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि बादल फटने की दूसरी घटना एक हुई है इस हर्षिल गांव के पास में, सुखी टॉप एक है उत्तरकाशी, वहां पर भी। हालांकि ये आबादी वाला क्षेत्र नहीं है और वहां पर किसी भी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षिल साहब, माफ कीजिएगा मोहसिन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहसिन शाहिदी जो कि डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, वो जानकारी दे रहे थे कि रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच रही हैं। लेकिन इसी के साथ सुखी टॉप पर जो दूसरी घटना वो कह रहे हैं बादल फटने की, उनका कहना है कि वहां पर रिहायशी इलाका बहुत नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आज की पूरी घटना को बता रही है। सुखी टॉप की तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर रिहायशी इलाका बहुत ज्यादा नहीं है वो कह रहे हैं, इसलिए ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें पहली थी जिसमें आप पूरे धराली गांव में बहुत बड़ा एक सैलाब देखते हैं, पूरा मलबे के साथ, सिल्ट के साथ, जैसे आफत और मौत बनकर टूट पड़ा है पूरे जो हर्षिल का इलाका है जहां पर ये धराली गांव है। रास्ता, जब उस रास्ते से वो गुजर जाता है उसके बाद वहां पर एक जैसे झील बन गया है उस पानी का, लेकिन अनेकों घर, एक पूरा हिस्सा दिख रहा है जो पानी में बह गया है।